नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त सबसे बड़ी खबर मन की बात के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत, जिसमें जयराम विप्लव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नमो ऐप पर जयराम विप्लव ने जिस तरीके से मुंगेर के शहीदों का जिक्र किया, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और खास हो जाता है। और क्यों आज प्रधानमंत्री ने जयराम विप्लव का जिक्र किया, वो भी सुनिए। हम आजादी के आंदोलन और बिहार की बात कर रहे हैं तो मैं नमो ऐप पर ही की गई एक और टिप्पणी की भी चर्चा करना चाहूंगा। मुंगेर के रहने वाले जयराम विप्लव जी ने मुझे तारापुर शहीद दिवस के बारे में लिखा है। 15 फरवरी 1932 को देशभक्तों की एक टोली के कई वीर नौजवानों की अंग्रेजों ने बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी थी। उनका एकमात्र अपराध यह था कि वे वंदे मातरम और भारत मां की जय के नारे लगा रहे थे। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं और उनके साहस का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। मैं जयराम विप्लव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वे एक ऐसी घटना को देश के सामने लेकर आए जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। तो चलिए, तारापुर दिवस आखिर क्या है वो भी आपको बताते हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में की। तो बता दें कि ये दिन जो है वो 15 फरवरी को मनाया जाता है। और इस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से ये दिन खास हो गया। तो मुंगेर में हर साल 15 फरवरी को तारापुर दिवस मनाया जाता है। इस दिन उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है जो 15 फरवरी 1932 को तारापुर गोलीकांड में शहीद हो गए थे। उस वक्त हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था। 15 फरवरी 1932 की दोपहर क्रांतिकारियों ने जुलूस निकाला। तारापुर थाना भवन के पास हजारों की भीड़ जमा हो गई। क्रांतिकारी हाथों में तिरंगा झंडा लेकर वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। क्रांतिकारियों की निहत्थी भीड़ पर कलेक्टर ईओ ली और एसपी WS मैग्रेथ ने अंधाधुंध फायरिंग करवा दी, लेकिन क्रांतिकारी पीछे नहीं हटे और सीने पर गोलियां खाई। अंग्रेजी सरकार की बर्बर कार्रवाई में 34 क्रांतिकारी शहीद हुए, लेकिन धावक दल के मदन गोपाल सिंह, त्रिपुरारी सिंह, महावीर सिंह, कार्तिक मंडल, परमानंद झा ने तिरंगा फहरा दिया। शहीदों में 13 की तो पहचान हुई, बाकी 21 अज्ञात ही रह गए थे। अंग्रेजों ने कायरता का परिचय देते हुए शहीदों के शवों को आनन फानन में सुल्तानगंज में गंगा में बहा दिया। जालियांवाला बाग के बाद, आज़ादी की लड़ाई में जालियांवाला बाग में जो लोगों ने शहादत दिया, जो वहाँ लोग शहीद हुए और एक उसको जो राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर एक चिन्हित किया गया, एक सम्मान दिया गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ निश्चित तौर से इतिहासों के तथ्य पर कि जालियांवाला बाग के बाद सबसे अधिक शहादत हमारे तारापुर के लोगों ने ही यहाँ थाना भवन पर झंडा फहराने में दिया था। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने तारापुर शहीद स्मारक के प्रति अपना ध्यान आकर्षित किया और इसके लिए तारापुर की जनता पूरी उनके प्रति आभार व्यक्त करती है और तारापुर की जनता अपने आप को गौरवान्वित करती है और अपने वीर सपूतों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती है। तो 2021 के पहले मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंगेर के जयराम विप्लव का जिक्र किया और उसके बाद उन्होंने सीवान की बेटी प्रियंका का भी जिक्र किया। आखिर प्रियंका ने ऐसा क्या किया वो भी आपको बताते चलिए। नमो ऐप के जरिए प्रियंका ने ये सुझाव साझा किए, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, आप अपने स्थानीय स्तर पर जो तमाम पर्यटन स्थल हैं उनसे 15 पर्यटन स्थलों का चयन कीजिए, उन तक पहुंचिए, उनके बारे में जानिए। और इसी का जिक्र करते हुए प्रियंका ने ये भी लिखा कि 1 जनवरी को वो पहुंची राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास और कई ऐतिहासिक चीजों से वो रूबरू होती हुई नजर आई। बहन प्रियंका पांडे जी का 23 साल की बेटी प्रियंका जी हिंदी साहित्य की विद्यार्थिनी है और बिहार के सिवान में रहती है। प्रियंका जी ने नमो ऐप पर लिखा है कि वो देश के 15 घरेलू पर्यटन स्थलों पर जाने के मेरे सुझाव से बहुत प्रेरित हुई थी। इसलिए 1 जनवरी को वो एक जगह के लिए निकली जो बहुत खास थी। वे जगह थी उनके घर से 15 किलोमीटर दूर
देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पैतृक निवास। प्रियंका जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि अपने देश की महान विभूतियों को जानने की दिशा में उनका ये पहला कदम था। प्रियंका जी को वहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें मिली, अनेक ऐतिहासिक तस्वीरें मिली। वाकई प्रियंका जी, आपका यह अनुभव दूसरों को भी प्रेरित करेगा। चलिए अब बात करेंगे वैशाली की, जहां से एक वीडियो वायरल है और इस वीडियो के वायरल होते ही लगातार कई सवाल उठ रहे हैं और ये वीडियो जो है शर्मसार करने वाला है, परेशान करने वाला है। बता दें कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये शिक्षा के मंदिर का है। महनार का ये वीडियो है, सोशल मीडिया पर ये वायरल है और इस वीडियो में अश्लील गानों पर ठुमके लगाए जा रहे हैं। स्कूल के अंदर क्लासरूम में डांस का ये प्रोग्राम आयोजित था। वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह कुछ लोग अश्लील गानों और ठुमकों का मजा ले रहे हैं। 28 जनवरी का ये वीडियो बताया जा रहा है। खबरें हैं कि बर्थडे पार्टी के मौके पर डांस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था और इस पूरे मामले पर अब तक प्रशासन बेखबर बना हुआ है। तो चलिए इन सब के बीच कुछ सवाल भी उठ रहे हैं और सवाल जरा देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये कि आखिर ये सब कुछ होता रहा और इस दरमियान स्कूल प्रबंधन कर क्या रहा था? कहां सोया था स्कूल प्रबंधन? आखिर क्लासरूम में जिस तरीके से अश्लील कार्यक्रम चल रहा था इसकी इजाजत किसने दी? और स्कूल प्रबंधन जहां पर लोगों को शिक्षित करने की, छात्रों को शिक्षित करने की भूमिका निभाई जाती है, आखिर प्रशासन इतना बेखबर कैसे हो सकता है कि शिक्षा के मंदिर में अश्लील डांस चले? और अब बात इंटर परीक्षा से जुड़े हुए बीएसईबी के एक बड़े फैसले की। जी हां, बीएसईबी यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया और इस बड़े फैसले के तहत अब बच्चे कल से यानी कि 1 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक इंटर की परीक्षा में जूता और मोजा पहनकर जा पाएंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए बीएसईबी ने यह फैसला लिया था, जिसमें उन्होंने जूता और मोजा पहनकर जाने पर रोक लगा दी थी। लेकिन इस वक्त जिस तरह से बिहार में शीतलहरी है, ठंड का प्रकोप है, इसके मद्देनजर छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें जूता और मोजा पहनकर जाने की अनुमति दी गई है। और अब इस फैसले के बाद परीक्षार्थी राहत की सांस ले रहे हैं। पटना में कड़ाके की ठंड में बीएसईबी ने इंटर परीक्षार्थियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें जूते और मोजे पहनकर आने की इजाजत दे दी है। दरअसल 3 साल पहले से बोर्ड ने नियम बना दिया था कि बच्चे सिर्फ चप्पल पहन करके ही परीक्षा केंद्रों में बैठेंगे और परीक्षा देंगे। यह नियम 10वीं की परीक्षा और 12वीं की परीक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन इस बार ठंड काफ़ी है, लिहाजा देखते हुए बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर ने अपने नियमों में बदलाव कर दिए हैं। इस वक्त हम मिलर हाई स्कूल के बाहर खड़े हैं, हमारे साथ वहाँ के एक शिक्षक मौजूद हैं। सर, कल की क्या तैयारी है और बोर्ड ने जो नियम बदला है उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, कल हम लोगों ने सारी तैयारियां कर ली हैं। पहला तो हर एक रूम को सैनिटाइज कर दिया जाएगा, मास्क रखा हुआ है, सैनिटाइजर हर एक रूम में रहेगा। तो कोविड के लिए हम लोग वी आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, हम लोग प्रिपेयर्ड हैं। और आनंद किशोर साहब ने जो यह आदेश दिया है बहुत ही अच्छा है। जो पहला आदेश था कि जूता पैताबा खोलकर जाना है, वह थोड़ा अमानवीय लग रहा था ठंड को देखते हुए, ठंड के कारण अमानवीय लग रहा था। अब उन्होंने जो आदेश पारित किया है वह बहुत ही अच्छा है। इसमें परीक्षार्थी अस्वस्थ नहीं होंगे, परीक्षार्थी अच्छी तरह से परीक्षा देंगे, उनको पैर में ठंडा नहीं लगेगा। खासतौर पर ये बिहार में टॉपर घोटाले के बाद बीएसईबी ने अपने नियमों में फेरबदल किए थे, लेकिन इस बार ठंड को देखते हुए बीएसईबी ने अपने नियमों में एक बार फिर बदलाव करते हुए बच्चों को राहत दी है।
कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो चलिए अब बात करते हैं बाढ़ स्टेशन के बाहर की, जहां पर अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं और ड्यूटी पर तैनात एसआई को गोली मार दी है। पूरा मामला क्या कुछ है वो भी आपको बताते हैं। बता दें कि दरअसल यहां पर कुछ बदमाश जो हैं वो शराब पीकर हंगामा कर रहे थे और बीती रात की ये घटना थी, जहां पर पान दुकान के पास 4 से 5 की संख्या में अपराधी शराब के नशे में हंगामा कर रहे थे। विपिन ने जब मना किया तो अपराधियों ने ऑटो स्टैंड के पास पहुंचकर उन्हें गोली मार दी। फिलहाल विपिन कुमार सिंह की हालत नाजुक है और पटना के पीएमसीएच में उनका इलाज चल रहा है। ये बता दिया है। एसआई है विपिन कुमार सिंह है। हाँ। कहाँ पे गोली लगी है? पंजरी में गोली लगी है। तो मतलब रात में ड्यूटी करते उसने गोली मार दिया? अभी हम जो है ड्यूटी में थे, बाहर में थे। तो क्या लग रहा है शराब वाले ये काम नहीं कर रहे हैं? अभी हम जानकारी, अभी तो गए हैं पीएमसीएच गए हैं जिनको लगी, हम उस समय नहीं थे यहाँ। अच्छा। पता करते हैं, बताएंगे। बाढ़ स्टेशन के बाहर ये वही जगह है जहाँ बीती रात एएसआई विपिन कुमार सिंह को अपराधियों ने गोली मार दी। अभी आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए ये जगह जो है, यहीं रात में गुमटी उमटी सब खुला हुआ था, सारा दुकान खुला हुआ था और विपिन कुमार सिंह अपना ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी के दौरान कुछ लोग जो थे वो शराब पी के पान की दुकान पर हंगामा कर रहे थे और उसी को रोकने के लिए विपिन कुमार सिंह पहुंचे, जिसको लेकर अपराधियों ने बिना कुछ बात सुने हुए इधर विपिन कुमार सिंह अपना ड्यूटी करते हुए उनको मना कर रहे थे और अपराधी जो पान की दुकान से है वो आए और विपिन कुमार सिंह को बिना कुछ बताए हुए उनके कंधे पर गोली मारकर फरार हो गए। घटना के बाद पूरा पुलिस महकमा हड़कंप में है और जांच जारी है। और एसआई विपिन कुमार सिंह को जो गोली लगी है उसके बाद से रेल थानाध्यक्ष तर्केश्वर मिश्रा छापामारी लगातार कर रहे हैं। वरीय अधिकारी रेल एसपी भी पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18। और अगली खबर कटिहार से, जहां पर गोगा बिल झील जिसे विकसित करने को लेकर तारकिशोर प्रसाद जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है वो पहुंचे और निरीक्षण किया, तो लोगों को ये उम्मीद जगी कि अब ये पर्यटन क्षेत्र के रूप में इलाका विकसित होगा। लेकिन इसी के साथ परेशानी मछुआरों की बढ़ जाती है। मछुआरे जो अब तक इस झील में मछली मारकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, अब उनके सामने रोजगार की एक बड़ी समस्या, जीवन यापन कैसे हो। और ऐसे में अब ये मछुआरे कह रहे हैं कि उनके लिए किसी वैकल्पिक रोजगार का इंतजाम सरकार करे। हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और ऐसे ही कुछ मछुआरों से उनके दर्द को, उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश की। पक्षी बिहार के रूप में गोगा झील को विकसित करने के लेकर बिहार सरकार कृत संकल्प है और आप जैसे कि पता है कि उप मुख्यमंत्री इस इलाके को विकसित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित कर पक्षी बिहार को पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनाने की बात कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ बड़े संख्या में मछली पालक है जो इसी जो बड़े से झील है इसी से लेकर तालाब के मछली मारकर इन लोग का जीविका चलता था और मछली पालन। लेकिन अब ये हाथ रुक गए, अब इन लोगों के पास काम का तलाश है। लगभग पिछले 1 महीने से इस इलाके में काम हो रहा है और अब इन लोग को रोजगार का संकट है। तो दूसरे के थाली तक मछली भात पहुंचाने वाले लोग अब बेकार होने लगे हैं और उन लोग को क्या चाहिए, आइए बात करते हैं। क्या हुआ आप लोगों के साथ, क्या संकट है? सर बहुत दिक्कत है, हम लोग हो रहा, मछली मारने नहीं मिल रहा, तो हम लोग खाएंगे भरण पोषण, हम लोग सर बाल बच्चा कैसे हम लोग पोषण पालन करेंगे सर। हम लोग कब से मारते थे? हम लोग बहुत दिन से, 25 साल से ऊपर हो गया सर। हमारा बाप दादा सब यहाँ गुजर गया, नीम गया सर, यही मछली मार करके खा करके जीवित किया हम लोग सब दिन। भरण पोषण का हम लोग मारे ये कीजिए और नहीं तो हम लोग मछली मारेंगे सर, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे सब बाल बच्चा लेकर सर। हम लोग आवेदन हम लोग दे चुके हैं और देने के बाद कहता है कि ठीक है या आगे बढ़ते चले और हम लोग भी सोच रहे हैं कि कोई तरह से हम लोग का भरण पोषण के निकले, मछली मारना हम लोग को बंद कर चुके। पंछी है यहाँ? पंछी कहाँ है सर, आप पंछी से कोई मतलब नहीं है हम लोग का। अच्छा, तो कौन किया है ये जो खुश नहीं है आप लोग? बोला गया आप लोग जमीन छोड़े सरकार को दिए जी, और ये गांव वाले सब कर रहा है, अगल बगल का लोगों से। कितना इलाके में मछली मारा जाता है? 77 एकड़ जमीन है सर इसमें। क्या नाम आपका? राजू महलदार। तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक चिंतनीय विषय है। पक्षी बिहार के रूप में इलाका तो विकसित होना ही चाहिए, लेकिन इतने हाथ जो बेरोजगार हो गए, जो बाजार इन लोग का था, जो रोजगार इन लोग का था, वो जो उजड़ गया, इसके लिए क्या व्यवस्था होगा, इस पर भी सरकार को ध्यान देना ही चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।
चलिए अब बात करते हैं झारखंड के माओवादियों की, जो अब छत्तीसगढ़ के माओवादियों जैसे ही खतरनाक हो गए हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए आपको पूरी खबर बताते हैं। बता दें कि जो झारखंड के माओवादी हैं वो अब तीर लगे आईईडी बम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो तीर लगा आईईडी बम है ये गोली बंदूक से भी ज्यादा खतरनाक है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसकी पुष्टि तब हुई जब नक्सली का ये घातक हथियार सुरक्षा बलों के हाथ लगा। चाईबासा हो या फिर झारखंड के दूसरे नक्सल प्रभावित इलाके, इन इलाकों में आईईडी तीर बम बरामद किया गया। झारखंड पुलिस प्रवक्ता आईजी साकेत कुमार सिंह ने बताया कि नक्सली आईईडी लगे तीर का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये गोली से ज्यादा खतरनाक है। इसकी रेंज 100 से 200 मीटर तक होने की बात सामने आई है। इस आईईडी तीर में चार्जर और डेटोनेटर भी होता है और किसी भी हार्ड चीज से टकराते ही ये ब्लास्ट कर जाता है। की तर्ज पर अब झारखंड में भी आईईडी लगे तीर का इस्तेमाल नक्सली अब धड़ल्ले से कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों और पुलिस सुरक्षा बलों को हाथ में लगे इन तीरों से इस बात की पुष्टि हुई है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पारंपरिक तीर है जिसका इस्तेमाल काफ़ी समय से झारखंड में होता आया है, लेकिन अब इन तीरों का इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं कि ये आईईडी लगे हुए तीर इस तरह से होते हैं जो साफ तौर से नक्सली इन दिनों इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि गोली की मार जो होती है उससे भले कोई सुरक्षाकर्मी बच सकता है, लेकिन साफ तौर से अगर कहा जाए अगर उसके शरीर पर ये आईईडी लगा हुआ तीर लगता है तो उसका बचना मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि ये आईईडी लगा तीर जैसे ही किसी चीज़ से टकराता है वो ब्लास्ट कर जाता है और फिर बचने की संभावना न के बराबर होती है। तो साफ तौर से ये जो हथियार है इन दिनों झारखंड पुलिस के लिए चुनौती का सबब बना हुआ है, क्योंकि झारखंड में इसका इस्तेमाल नक्सली इन दिनों काफ़ी धड़ल्ले से कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इन तीर बमों की काट को लेकर झारखंड पुलिस क्या कुछ नई रणनीति तैयार करती है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। इसका तो पहले भी इस तरह का तीर मतलब करीब लास्ट 2 साल से हम लोग देखे हैं, विशेष करके चाईबासा के क्षेत्र में सरायकेला और खूंटी का जो क्षेत्र है उसमें इसको हम लोग कह सकते हैं बेसिकली तीर बम, एरो बम के रूप में इसको हम लोग देख रहे हैं जी। ये भी एक तरह का आईईडी ही है, जब जाएगा किसी बॉडी से, किसी हार्ड बॉडी से टकराएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। एक्सप्लोजिव भी साथ में रहता है, साथ में चार्ज के साथ साथ उसमें डेटोनेटर भी लगा रहता है। अगर हम लोग इसकी क्षमता देखेंगे तो मारक क्षमता 100-200 मीटर के आसपास तक हो सकती है। मतलब एक तरह से ये तीर बम भी गोली की तरह काम करेगी और एक आदमी को लगने पे गोली में जैसे है कि अगर कहीं वैसे जगह पर वाइटल ऑर्गन में ही लगता है तो बचने के चांसेस रहते हैं, लेकिन तीर बम में बचने के चांसेस भी लगने पर कम हो जाते हैं। ये अलग बात है कि एक्यूरेसी स्पीड उस स्पीड से नहीं आता है, आप तीर को देखकर बच सकते हैं, तो दोनों तरह की बातें हैं। लेकिन ये तीर बम करीब 2 साल से यहाँ झारखंड में देखा गया, कई बार कई सारे जो ऑपरेशन हुए उसमें तीर बम भी बरामद किए गए हैं और निश्चित रूप से घातक है, लीथल है। खबर मधेपुरा से, जहां पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद अपने दौरे पर पहुंचे हुए थे, लेकिन जब दौरे पर वो पहुंचे तो नगर परिषद के पार्षदों ने समस्याओं की बौछार सी कर दी। उन्होंने नली गली योजना की बात कर लीजिए, पीएम आवास की बात कर लीजिए, जल जमाव की समस्या की बात कर लीजिए, इन तमाम मदों में राशि की कमी और इस वजह से विकास योजनाओं को धरातल पर न उतार पाने की अपनी विवशता और परेशानी का जिक्र डिप्टी सीएम के सामने किया। हालांकि डिप्टी सीएम ने यह जरूर कहा कि आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पर नगर निकायों में सिटी मैनेजर और इंजीनियरों की बहाली की जाएगी और ऐसे में इन आवंटनों का सुचारू रूप से विभाजन हो सके और विकास की रफ्तार को मजबूती दी जा सके, इस दिशा में कार्य जरूर किया जाएगा। जो इंजीनियर्स की जो कमी के चलते हमारी योजनाएं ठीक से नहीं आ पा रही है वो आएगी। और एक चीज मैंने विभाग को भी स्पष्ट तौर पर कह दिया है, कोई भी संचिका लंबित नहीं रहेगी, चाहे वो निविदा समिति के स्तर की संचिका हो, चाहे हमारे मुख्य अभियंता स्तर पर कोई मामला लंबित हो, उसको तुरंत निष्पादित करने का मैंने निर्देश दिया और उसको कहें कि अगर अनावश्यक संचिकाएं लंबित होगी तो हम कार्रवाई करेंगे। बोले कि हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा बचा हुआ है तो बोले वो भी मिलेंगे
उसके पानी की जो समस्या है, मधेपुरा में बारिश जब होती है तो भीषण जल जमा होता है, उसकी वजह से परेशानी होती है। ड्रेनेज सिस्टम स्वीकृत हो चुका है लेकिन उसकी राशि स्वीकृत नहीं हुई है। उनके बारे में बोले तो बोले कि वो भी राशि स्वीकृत हो जाएगी और जल्द ही पानी से निजात मिलेगा। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। खबर गोपालगंज से आ रही है जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी और इसी दरमियान कांग्रेस के प्रदेश के बड़े नेताओं के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे मदन मोहन झा। भक्त चरण दास के सामने हंगामा हो गया। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष के सामने ये कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। प्रदेश प्रभारी के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। सर्किट हाउस में बैठक के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। चलिए रुक करते हैं गोपालगंज का, जहां से मुकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। मुकेश, कांग्रेस का आपसी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और इस दरमियान इनका आपसी विवाद इतना हावी है कि बड़े नेताओं के सामने ही ये आपस में भिड़ जाते हैं। अपडेट क्या कुछ है और क्या आपने मदन मोहन झा से, भक्त चरण दास से कोई रिएक्शन लिया, वो क्या कह रहे हैं? कि पूरा मामला गोपालगंज सर्किट हाउस का है और यहाँ पर संगठन को मजबूत करने के लिए मदन मोहन झा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार प्रभारी हैं भक्त चरण दास, ये लोग पहुंचे हुए थे यहाँ पर और सैकड़ों संख्या में कार्यकर्ता भी थे। लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ता जो है उन्होंने उनके सामने हंगामा करने लगे। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि बिहार विधानसभा चुनाव जो भी हुआ है हाल के दिनों में, वहाँ पर दूसरे दल के नेताओं को टिकट दिया गया। जो पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता थे उनको दरकिनार किया गया और जो कार्यकर्ता उनकी बात नहीं सुनी जाती है, इसी को लेकर के वो हंगामा करने लगे, तू मैं होने लगा। उसके बाद जो कांग्रेस जो नेता हैं वो अपनी बहुत पीटने से बचने के लिए जो मीडिया के जो लोग थे उन लोगों को कमरे से बाहर निकलवाया गया ताकि जो है जो मदन मोहन झा है उनका पक्ष न लिया जा सके। तो इस तरह से यहाँ पर हंगामा हुआ है और यहाँ पर जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें दरकिनार किया जाता है, उनको संगठन में जगह नहीं दी जाती है। चलिए मुकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और चलिए आपको झारखंड के लोहरदग्गा लिए चलते हैं। लोहरदग्गा जहां पर फूलों की व्यापक खेती हुआ करती थी, लेकिन लॉकडाउन में ये कारोबार बंद पड़ गया और इस कारोबार से जुड़े हुए लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई। इस वजह से ये तमाम लोग एक बार फिर से अपने परंपरागत खेती की तरफ रुख करते हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद, कोरोना के संक्रमण के कम होने के बाद एक बार फिर से ये तमाम खेतिहर किसान जो हैं वो वापस अपने फूलों की खेती की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से फूलों का कारोबार बढ़ता हुआ। तो हमने बायजूस यंग जीनियस कार्यक्रम में आपको मिलवाया था अनुब्रता से। आइए जानते हैं कि इस कार्यक्रम में आने के बाद उनका अनुभव कैसा रहा। बायजूस यंग जीनियस में हम जुड़े कुछ ऐसे बच्चों से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। बंगाल से एक बहुत ही होनहार टैलेंटेड यंगस्टर हमारे साथ जुड़े थे बायजूस यंग जीनियस में। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में शामिल होकर। अनुब्रता सरकार इज विद अस। अनुब्रता, কেমন আছো? স্যার ভালো আছি। What's going on? कैसा लगा आपको बायजूस यंग जीनियस? अच्छा लगा। Sir, first of all, I want to thank News 18 Sol Production and Byju's for planning this awesome trip for me. सर मुझे बहुत अच्छा लगा सेट में। हाँ, सेट में क्या अच्छा लगा आपको सबसे अच्छा? सर आपकी जो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट किया आपने, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो मींस एंड दैट हेल्प मी आंसर ऑल द क्वेश्चंस। आपको लगा कि यंग जीनियस में आके आपका एक ड्रीम भी ट्रू हो जाएगा? यस सर। सर एक्चुअली हर्षा सर ने मुझे मेल किया। आपका तो एक ड्रीम कम ट्रू आ गया हो गया, क्योंकि आप तो जीनियस हैं लेकिन आप एक क्रिकेट बफ भी हैं, आप हर्षा भोगले के फैन भी हैं। यस सर। गुड। तो अब आप क्या करने वाले हैं अनुब्रता? सर एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू डेवलप न्यू ऐप। बहुत बढ़िया अनुब्रता, कंटिन्यू, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सर।